गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। याद कर रहे होंगे आप लोग काफी दिनों से मुझे, तो आज आ गया हूं आप लोगों के सामने एक और चैप्टर के रिवीजन के लिए। दैट इज चैप्टर नंबर 11, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड इश्यूज रिलेटिंग देयर टू। इससे पहले वाला वीडियो जो चैप्टर नंबर 10 का आया था, जिसमें हमने देखा था कि कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आके ब्रांच ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस खोलना चाहती है तो कैसे खोल सकती है, क्या प्रोसीजर होती है। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि इंडिया की कोई कंपनी बाहर जाना चाहती है दूसरे देश में तो कैसे जा सकती है, किससे परमिशन लेनी पड़ती है, क्या क्या दिक्कतें उसे वहां पे फेस करनी पड़ती है। तो चलिए ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सीधे जंप करते हैं चैप्टर नंबर 11 के ऊपर। 3, 2, 1 एंड हियर वी गो। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 दैट इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड इश्यूज रिलेटिंग देयर टू। इंडिया के बाहर अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो कैसे कर सकते हैं और क्या क्या इश्यूज उसमें आप लोगों को आ सकते हैं, ये चैप्टर उस बारे में बात हम लोगों से करता है। देखो, इंडिया में पैसा आए बाहर से, दूसरे देश से इंडिया में पैसा आए या इंडिया से दूसरे देश में पैसा जाए। जब इंडिया से बाहर पैसा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं सर? उसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर से पैसा क्या हुआ है, इंडिया में आ रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? बाहर से पैसा इंडिया में आया तो उसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इंडिया से पैसा बाहर गया है दूसरे देश, ओवरसीज, तो उसे क्या बोलते हैं? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। वापस से सुनो क्या बोल रहा हूं। बाहर से इंडिया में पैसा आया तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडिया से पैसा बाहर गया तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हो या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, दोनों को रेगुलेट और गवर्न करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। सन 1999 में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया था जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट दोनों को रेगुलेट और गवर्न करता है। फेमा 1999 का सेक्शन नंबर 6 आरबीआई को पावर देता है कि वो फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया में रेगुलेट कर सकते हैं। वापस से देखो, क्वेश्चन क्या है? इंडिया के बाहर जाके आप बिजनेस करना चाहते हैं, कोई सी कंपनी है जो इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, अभी तक इंडिया में काम कर रही थी, अब इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। कौन गवर्न करता है उसको? सर उसको गवर्न करता है फेमा 1999। तो फेमा 1999 के पास जब आप पूछने गए तो उसने बोला कि मुझसे मत पूछो। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे सेक्शन नंबर 6 में लिख दिया है कि आरबीआई के पास यह पावर है कि वो फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस को क्या करेगी? गवर्न करेगी। तो जो पावर आपने आरबीआई को दिया, उस पावर को आरबीआई ने क्या किया? यूज। जब आपके पास पावर आता है तो आप उसे क्या करते हैं? यूज। जैसे कि आपके छोटे भाई बहन को आपके मम्मी पापा छोड़ के जाते हैं आपके पास, तो आपके पास क्या आता है? पावर। तो आप फिर क्या करते हैं? उन्हें मारते हैं। वैसे ही आरबीआई के पास पावर आया तो आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने एक रूल बनाए जिनका नाम क्या था? फेमा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स। फटाफट से सुनिए, छोटा सा चैप्टर है, फटाफट से खत्म करेंगे। पूरा ध्यान इधर तरफ होना चाहिए आप लोगों का, 100% कॉन्सेंट्रेशन मेरी तरफ से। मोबाइल मत चलाओ, मुझे देखो। फेमा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। अभी तक की कहानी क्या है? आपको इंडिया के बाहर बिजनेस करना है तो पूछना पड़ेगा, किससे पूछना पड़ेगा सर? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 से। जब आप उससे पूछने गए तो उसने बोला कि मुझसे मत पूछो, जाओ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछो। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे सेक्शन नंबर 6 में लिख दिया है कि आरबीआई इस चीज को गवर्न करेगी। जब आप आरबीआई के पास गए तो आरबीआई ने बोला कि हाँ भाई, हमने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को गवर्न करने के लिए फेमा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स जो है वो बना दिए हैं। ये रूल्स कब बनाए आरबीआई ने? ये रूल्स बनाए आरबीआई ने अगस्त 2022 में। तो सर अगस्त 2022 के पहले क्या होता था? अगस्त 2022 के पहले फेमा ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और कुछ अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करते थे। मतलब पहले रूल ए, रूल बी, रूल सी, रूल डी, रूल ई, रूल एफ, ऐसे करके बहुत सारे रूल हुआ करते थे। अगस्त 2022 के दिन आरबीआई ने क्या करा? इन सभी को मिला के एक ही रूल बना दिया और उसका नाम क्या हो गया? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल। तो पहले ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूल्स अलग थे, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूल्स अलग थे, सभी चीजों के रूल्स क्या हुआ करते थे? अलग। अब इन सभी को मिक्स करके आरबीआई ने क्या कर दिया है? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स। तो क्या बोल रहा है? इन अगस्त 2022 आरबीआई कंबाइन द अर्लियर
ODI regulations and other regulations into one FEMA Overseas Investment Rules and Regulation 2022 में नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आरबीआई लेकर के आ गई। ठीक है, जब नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए तो उसके अंदर बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ, जिस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक सेक्टर। वन ऑफ द की चेंज इन न्यू रिजाइम, जिसको क्या बोलते हैं, न्यू पॉलिसी, वॉज ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन, वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक सेक्टर। जब नए रूल्स एंड रेगुलेशन आए ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के अगस्त 2022 में, तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था स्ट्रेटेजिक सेक्टर। तो सर स्ट्रेटेजिक सेक्टर में क्या है, क्या एक बार ही हमें थोड़ा सा इसका ब्रीफ बताइए। देखो क्या होता है, जब आपको इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट करना होता है तो आप लिमिटेड लाइबिलिटी के स्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब समझते हैं, उम्मीद करता हूं कि ये तो आप लोग नहीं भूले होंगे। वापस से याद दिला दूं, लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी दो तरह की लाइबिलिटी होती है बिजनेस स्ट्रक्चर्स के अंदर। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी है तो ऐसे केस में जितना कॉन्ट्रीब्यूशन, जितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है सिर्फ उतना ही डूब सकता है। अनलिमिटेड में आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट, पर्सनल वेल्थ जो है वो भी रिस्क पे आ सकती है। आरबीआई ने क्या बोला कि अगर आपको इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करना है ना तो लिमिटेड लाइबिलिटी में करना, ताकि जितना पैसा लगाओ सिर्फ उतना ही पैसा डूबे। ऐसा ना हो कि आपको आपकी दूसरी वेल्थ जो है, इंडिया की वेल्थ है, वो भी खतरे में आ जाए। तो जनरली ओवरसीज, यूजुअली ओवरसीज इन्वेस्टमेंट किस में होते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी स्ट्रक्चर के फॉर्म में। बट investment in strategic sector may not require a limited liability structure। जब strategic sector में इन्वेस्ट करोगे ना तो वहां पे limited liability structure फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वहां पर आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जिसे अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी भी बोलते हैं, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वापस से बोलता हूं, एक बार सुन लो। अगर आपको इंडिया के बाहर बिजनेस करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो इंडिया के बाहर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिटेड लाइबिलिटी के स्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, अभी तक तो ऐसा ही होता था। अगस्त 2022 में आरबीआई एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई जिसका नाम था स्ट्रेटेजिक सेक्टर। स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसे में लिमिटेड लाइबिलिटी की जरूरत नहीं है, आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी के स्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सर ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर का मतलब होता क्या है, तो देखो स्ट्रेटेजिक सेक्टर का मतलब होता है एनर्जी, जैसे ऑयल, गैस, कोल, इन सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि मिनरल ओर्स, जो खदानें होती हैं वो। सबमरीन केबल सिस्टम, जो बड़े बड़े समुद्र के नीचे जो तारे बिछे होती है जिससे टेलीकम्युनिकेशन के नेटवर्क चलते हैं, उनका काम अगर है तो। कोई स्टार्टअप में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कोई दूसरा सेक्टर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन कर दे एज अ स्ट्रेटेजिक सेक्टर। अभी कितने स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, एनर्जी, नेचुरल रिसोर्स, सबमरीन केबल सिस्टम और स्टार्टअप। वापस से टॉपिक क्या था सर, वैसे तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है, पर स्ट्रेटेजिक सेक्टर के केस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी का स्ट्रक्चर भी फॉलो किया जा सकता है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर का मतलब होता है एनर्जी, नेचुरल रिसोर्स, सबमरीन केबल सिस्टम, स्टार्टअप, या ऐसा कोई सेक्टर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन कर दे कि ये क्या है, स्ट्रेटेजिक सेक्टर। ठीक, हम पढ़ रहे हैं फेमा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स अगस्त 2022। तो भैया ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का मतलब होता क्या है, देखो जनरल भाषा में एक बार मैं आपको बता दूं, ओवरसीज का मतलब होता है आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट। आप इंडिया के बाहर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो सर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में दो चीजें आती है, एक होती है फाइनेंशियल कमिटमेंट और दूसरी होती है ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दो चीजें ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या आती है, पहली तो क्या बोला, फाइनेंशियल कमिटमेंट, और दूसरी क्या है, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे, चिंता मत करो। अभी थोड़ी सी नई लग रही होगी बट 2 मिनट में आप लोगों को ये समझ में आ जाएगी। जब इंडिया के बाहर आपने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, उसको दो भागों में इन्होंने बांट दिया। अभी देखते हैं फाइनेंशियल कमिटमेंट का मतलब क्या होता है। सर फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब होता है ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, एक इंडिया की कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, इसने क्या किया, एक ABC इनकॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी है, कहाँ की,
यूएसए की, ये कहाँ की है, इंडिया की। एक इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसने एबीसी इनकॉर्पोरेशन के 20% शेयर खरीद लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, देखो रिलायंस कौन है, इंडियन कंपनी, इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है, यूएसए में है, क्या इन्वेस्टमेंट, और ओवरसीज है, तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट तो हो गया। हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कब होता है, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स डायरेक्टली परचेज कर लेते हैं 10% से ज्यादा। इन्वेस्टमेंट परचेज किया कितना, 10% से ज्यादा। रिलायंस नाम की कंपनी ने एबीसी आईएनसी के शेयर खरीदे 10% से ज्यादा। 20 क्या होता है, 10% से ज्यादा, तो इसे क्या बोलते हैं, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर अगर 10% से कम है तो क्या होगा, 10% से कम अगर हुआ तो उसे बोलते हैं ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज वेयर इन्वेस्टर होल्ड लेस देन 10%। मतलब आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेन सिक्योरिटी के अंदर और 10% से कम शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर 10% या 10% से ज्यादा हुआ तो वो कहां चला जाएगा, ओडीआई में। और ओडीआई किसके अंदर आता है, फाइनेंशियल कमिटमेंट के अंदर। टॉपिक पढ़ रहे थे कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, सर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट मतलब फाइनेंशियल कमिटमेंट प्लस ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट अप टू, इन्वेस्टमेंट लेस देन 10%, अप टू भी नहीं, इन्वेस्टमेंट कितना, लेस देन 10%। पर अगर इन्वेस्टमेंट 10% से ज्यादा हो गया तो वो चला जाएगा फाइनेंशियल कमिटमेंट के अंदर, और पहला उसके अंदर आ जाएगा ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा, आपने कोई अगर लोन दिया है बाहर की किसी कंपनी को तो उसको क्या बोलते हैं, डेट। आपने लोन दिया है, लोन क्या होता है, डेट। तो अगर आपने कहीं डेट में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो आ जाएगा किसके अंदर, फाइनेंशियल कमिटमेंट के अंदर। इसके अलावा कोई आपने नॉन फंड कमिटमेंट दिया है, जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी अगर आपने इशू किया है तो वो किस में आ जाता है, नॉन फंड कमिटमेंट के अंदर। या आपने किसी स्टेप डाउन सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया है। स्टेप डाउन सब्सिडरी का मतलब क्या होता है, रिलायंस ने इन्वेस्टमेंट किया एबीसी आईएनसी यूएसए के अंदर, यूएसए के अंदर एबीसी आईएनसी यूएसए ने एक्सवाईजेड आईएनसी यूएसए के अंदर शेयर परचेस कर लिए। तो रिलायंस के लिए तो सब्सिडरी कौन है, एबीसी। कितना है, मान लो इसका ये 65% शेयर होल्ड करती है और इसने इसके 100% शेयर होल्ड कर लिए, तो अल्टीमेटली तो ये भी सब्सिडरी रिलायंस की हो गई, पर इसे क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन सब्सिडरी। इसे क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन सब्सिडरी। तो किसी अगर स्टेप डाउन सब्सिडरी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो स्टेप डाउन सब्सिडरी का इन्वेस्टमेंट को भी फाइनेंशियल कमिटमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। वापस से, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या सर, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट मतलब फाइनेंशियल कमिटमेंट प्लस ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट लेस देन 10%। इन्वेस्टमेंट 10% से ज्यादा हुआ तो कहां चला जाएगा, ओडीआई में। ओडीआई गाई में आता है फाइनेंशियल कमिटमेंट में। फाइनेंशियल कमिटमेंट में आ गया ओडीआई, और क्या आता है, डेट इन्वेस्टमेंट, और क्या आ गया, नॉन फंड कमिटमेंट, और आ गया स्टेप डाउन सब्सिडरी में किया गया कोई सा भी इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट करता कौन है, सर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है तो कोई इंडियन ही कर रहा होगा। मतलब क्या, बाय एन इंडियन एंटिटी। सर इंडियन एंटिटी का मतलब क्या होता है, इंडियन एंटिटी मतलब वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइंड है, वो एलएलपी जो एलएलपी एक्ट 2008 में डिफाइंड है, वो पार्टनरशिप फॉर्म जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बनी हुई है, या ऐसी कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी भी इंडियन लॉ में स्टैब्लिश हुई है वो। ठीक, ध्यान रखना कि इंडियन एंटिटी का मतलब क्या, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है कि इंडियन एंटिटी मतलब क्या। एक टॉपिक है इंडियन एंटिटी इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी दिन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। हेलो बोलेगा और आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप उसको हेलो नहीं बोल पाएंगे। फटाफट से चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड इश्यूज रिलेटिंग देयर। तो इंडिया के बाहर बिजनेस सेटअप करना है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो हमने बोला कि भाई इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करना है तो फेमा से पूछना पड़ेगा। फेमा ने बोला हम मुझसे मत पूछो, आरबीआई से पूछो। तो आरबीआई ने बोला हाँ मैंने फेमा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स बनाए हुए हैं। हमने जब फेमा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल पढ़े तो उसमें पता चला कि एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर नाम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर हमने पूछा कि भाई ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, तो उसने बोला ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का मतलब फाइनेंशियल कमिटमेंट प्लस ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो हमने बोला ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, तो उसने बोला इन्वेस्टमेंट लेस देन 10% इन फॉरेन सिक्योरिटी। हमने बोला मान लो 10% से ज्यादा हो जाएगी तो क्या, तो उसने बोला कि फिर ओपीआई से आप कहां चले जाना, ओडीआई में, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो भैया फाइनेंशियल कमिटमेंट के अंदर एक तो आ गया ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा आ गया डेट इन्वेस्टमेंट, तीसरा आ गया नॉन फंड कमिटमेंट और चौथा आ गया स्टेप डाउन सब्सिडरी। ये जो
ओवरसीज इन्वेस्टमेंट होता है, ये करता कौन है सर? ये करती है इंडियन एंटिटी। इंडियन एंटिटी का मतलब क्या होता है? इंडियन एंटिटी मतलब वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है, वो एलएलपी जो एलएलपी एक्ट 2008 में बनी है, वो पार्टनरशिप फॉर्म जो पार्टनरशिप फॉर्म 1932 में बनी है, या वो बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी भी इंडियन लॉ में बनी है, उसे क्या बोलते हैं? इंडियन एंटिटी। यहां तक कि हम लोगों की बात हो गई। हम ब्रॉडर टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? फेमा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स के अंदर छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आया कि कौन से इन्वेस्टमेंट है जो प्रोहिबिटेड है, मतलब ऐसे कौन से ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है जो आप नहीं कर सकते। ऐसे कौन से ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है जो आप नहीं कर सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट है जो आप नहीं कर सकते, ऐसे कौन से ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है जो एक इंडियन एंटिटी नहीं कर सकती है। पहला, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अरे क्या बात कर रहे हो सर, मतलब हम बाहर रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? हाँ, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं है, पर ध्यान रखना रियल स्टेटमेंट के अंदर टाउनशिप को डेवलप करना या रोड बनाना या कमर्शियल प्रीमाइस को डेवलप करना, इन्हें रियल स्टेट नहीं मानते। इसका मतलब है ये सारे काम करना अलाउड है। वापस से टॉपिक क्या था कि कुछ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं है। तो हमने बोला कि रियल स्टेट करना अलाउड नहीं होता है। फिर पीछे से किसने आवाज दी कि भैया सुनो, रियल स्टेट का मतलब डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रीमाइस नहीं होता है, रोड ब्रिज को बनाना रियल स्टेट नहीं आता है। इसका मतलब क्या है कि ये सारे काम करना क्या है? अलाउड। ठीक है, ये काम सारे करना अलाउड है। तो प्रोहिबिटेड में क्या है? रियल स्टेट प्रोहिबिटेड, पर ये अलाउड है। गैम्बलिंग प्रोहिबिटेड है, आपको बाहर सट्टा खेलने के लिए इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं करेंगे। इंडियन रूपी लिंक्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट, इसको ज्यादा डीप में नहीं समझते, याद कर लीजिए कि अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो इंडियन रूपी से लिंक है, उसके ऊपर भी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं है। या फिर एफसी मतलब फाइनेंशियल कमिटमेंट, फाइनेंशियल कमिटमेंट इन मोर देन 2 लेयर ऑफ सब्सिडरी, आप 2 लेयर से ज्यादा की सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोहिबिटेड इन्वेस्टमेंट वाला। फिर आया, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत पड़ती है अगर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना हो तो? आंसर इज जनरली नो। जनरली नो, आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। 2 केसेस में आपको परमिशन लेनी पड़ती है। पहला तो कब? जब इन्वेस्टमेंट कहां कर रहे हो आप? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आरबीआई से पूछ लेना, या फिर किसी ऐसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जहां पे आरबीआई ने क्या किया है? रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, रेस्ट्रिक्टेड कंट्री है, तो पहले आरबीआई से पूछ लेना। या फिर आपका जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है वो $1 बिलियन, 100 करोड़, उसका भी मल्टीप्लाई जब 80 से करेंगे ना, मतलब 800 करोड़ रुपए तक का अमाउंट लगभग। आपको तो रुपीस में याद नहीं करना है, आपको तो यही वाला यूएसडी 1 बिलियन करना है, पर मैं बता रहा हूं कि इतना बड़ा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो तो फिर आपको पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछना पड़ेगा। टॉपिक क्या है सर? टॉपिक है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। उसमें हमने पढ़ा कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल कमिटमेंट प्लस ओपीआई। फिर हमने पढ़ा स्ट्रेटेजिक सेक्टर क्या होता है, वो पढ़ लिया। फिर हमने इंडियन एंटिटी पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि इंडियन एंटिटी कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रोहिबिटेड है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। फिर हमने बोला क्या इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ता है, तो हमने बोला कि वैसे तो नहीं पूछना पड़ता है, 2 ट्रांजेक्शन में पूछना पड़ता है, अगर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना हो या फिर फाइनेंशियल कमिटमेंट $1 बिलियन से ज्यादा हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं जब आप इंडिया से बाहर बिजनेस क्या करना चाहते हैं? स्टेब्लिश करना चाहते हैं। अगर आप इंडिया के बाहर बिजनेस क्या करना चाहते हैं? सेटअप करना चाहते हैं, तो क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं आपको बिजनेस लोकेशन चूज करने में? आपको बिजनेस लोकेशन चूज करते वक्त क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है? पहला, ज्योग्राफिकल कंसिडरेशन, मतलब जगह के हिसाब से आपको क्या दिक्कत आ सकती है? तो भैया देख लो, जिस जगह पे आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं वहां के पोर्ट, एयरपोर्ट, स्टोरेज डेवलप्ड भी है या नहीं। पता चला अफ्रीका के किसी ऐसे जंगल में फैक्ट्री डाल ली जहां पे कोई पोर्ट नहीं, जहां पे कोई एयरपोर्ट नहीं, आप ही सामान बना रहे हो और आप ही सामान यूज कर रहे हो, तो ऐसी जगह पे बिजनेस पे लोकेशन मत डालना भैया। सेकंड, एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई चेन, पता चला किसी ऐसी जगह पे आपने डाल दिया जहां पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं इतनी अच्छी उपलब्ध नहीं है, मतलब रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं है, एयरपोर्ट बने ही नहीं है, या फिर मान लो रोड तो अच्छे बने पर वहां एयरपोर्ट पूरे देश में एक ही एयरपोर्ट बना हुआ है, तो ऐसे केस में आप ट्रांसपोर्टेशन को कैसे एक्सेस करेंगे? तो जब भी आप
आप बिजनेस के बाहर लोकेशन चूज करें तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है या नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की एक्सेसिबिलिटी है या नहीं है, टैलेंट पूल की अवेलेबिलिटी है या नहीं, आपको स्किल्ड रिसोर्सेस मिलते भी हैं या नहीं उस जगह पे। पता चला आप कहीं ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे पढ़े लिखों की तादाद बहुत कम है, पढ़े लिखे लोग ढूंढने से नहीं मिलते हैं, अरे भाई स्किल्ड रिसोर्स नहीं होगी तो आप आपकी फैक्ट्री को चलाओगे कैसे। ठीक है, इसके अलावा रिस्क फैक्टर जैसे कि पेंडेमिक और नेचुरल कैलेमिटी, जैसे कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा, पर सुनामी बहुत आती है। तो ऐसी जगह पे मत लगाना अपनी फैक्ट्री भैया जहाँ पूरे साल मेहनत करो और आखिरी में तबाही हो जाए, तबाही मच जाए। तो जोग्राफिकल वाइज आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, 4 पॉइंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप है या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का एक्सेस है या नहीं है, टैलेंट पूल की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, और रिस्क फैक्टर क्या क्या है। ठीक, सेकंड आया इकोनॉमी एस्पेक्ट, क्या इकोनॉमी के हिसाब से आपको क्या क्या देखना है। सबसे पहला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप जब वहां बिजनेस करना जाओगे तो आपको वीजा वगैरह आसानी से मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने कोई एंट्री बैरियर तो नहीं लगा रखे हैं, जैसे कि मान ले हमारे यहाँ पे लगा हुआ है कि अगर आपको इंश्योरेंस का बिजनेस करना है तो कम से कम आपके पास 100 करोड़ रुपए होने चाहिए। याद आ रहा है चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था कि अगर आपको इंश्योरेंस का बिजनेस करना है तो मिनिमम 100 करोड़ की आपकी क्या होनी चाहिए, पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। तो ऐसे कोई एंट्री बैरियर तो नहीं लगाए, उस चीज को चेक कर लेना। दूसरा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, एक बार भैया दो देशों के बीच में बिजनेस करने में चेक कर लेना। आपने सोचा है न्यूयॉर्क में बिजनेस करना है तो एक काम करो जापान में भी चेक कर लो, हो सकता है जापान में आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो। तो इकोनॉमिक एक्सपेक्ट वाइज आपको क्या देखना है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ROI कंपैरिजन। ROI का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन विद अदर लोकेशन। अगर आप बांग्लादेश में बिजनेस खोलना चाहते हो तो एक बार पाकिस्तान में भी चेक कर लो, एक बार श्रीलंका में भी चेक कर लो, हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट आपको ज्यादा हो रहे हो। लेबर लॉ, लेबर लॉ चेक कर लेना, आपको लेबर वहां पे अवेलेबल है या नहीं है, लेबर यूनियन कैसे है वहां पे, क्या बात बात में दंगे कर देते हैं लेबर यूनियन, वर्क कल्चर कैसा है। पता चला आपको ऐसे लेबर चाहिए जो कम से कम 10 घंटे काम करना चाहिए, और हो सकता है उस देश के लॉ ऐसे हो जो बोले कि हम तो 5 घंटे लेबर से काम कराते हैं, 5 से ज्यादा कराओगे तो जेल में डाल देंगे। तो देख लो भाई ऐसा कुछ तो नहीं है। टैक्सेशन देख लो, वहां पे टैक्स ज्यादा तो नहीं लग रहा है, जैसे कि इंडिया, कॉर्पोरेट टैक्स इंडिया में बहुत ज्यादा है, UAE में कम है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है अपना बिजनेस जब इंडिया के बाहर सेटअप करना हो आपको तब। थर्ड पॉलिटिकल एस्पेक्ट, राजनीति वाइज क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कंट्री के रिलेशन अपने नेबरिंग कंट्री के साथ, जिस देश के साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं, जिस देश में बिजनेस करना चाहते हैं उस देश के अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे रिलेशनशिप है। मान लो कोई अमेरिका की कंपनी इंडिया में बिजनेस करना चाहती है तो वो चेक करेगी कि इंडिया के अपने पड़ोसी से कैसे रिलेशन है, बांग्लादेश से कैसी बातचीत है, पाकिस्तान से कैसी बातचीत है, श्रीलंका से कैसी बातचीत है। तो पता तो करें क्यों क्यों क्योंकि सामान तो हमें आसपास ही बेचना है। ठीक, दूसरा इंपैक्ट ऑफ लोकल रेगुलेशन, परमिट, क्या गवर्नमेंट बात बात में परमिट रेगुलेशन अप्रूवल मांगती है क्या, इस चीज को चेक कर लो। फोर्थ सोशल एस्पेक्ट, मतलब ट्रेड रिलेशन विद ट्रेड बॉडीज लाइक WTO, जिस कंट्री में आप बिजनेस डालना चाहते हैं अपना वो कंट्री WTO की मेंबर है भी या नहीं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है या नहीं है। मान लो मेंबर नहीं है तो आपको पता करना है क्यों मेंबर नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पे टर्म्स जो है वो लिखित अच्छे नहीं हो। ठीक, ट्रेड रिलेशन आपके कैसे हैं, WTO के मेंबर है या नहीं, नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या कारण है उसके, वो देख लो। एक्सपाट्रिएट फ्रेंडलीनेस, जो आप जिस देश में जाना चाहते हैं वो देश में आपको वेलकम भी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, जैसे यूएसए आपको वीजा आसानी से नहीं देता है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। एंड फिफ्थ इज टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, वहां पे टेक्नोलॉजी कैसी है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो लोग, इस बात को ध्यान दो आप। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक कॉपीराइट है और उस कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करने के लिए उस देश में कोई कानून ही नहीं है, आप पिक्चर बनाते हैं और वो लोग पिक्चर यूट्यूब पे चला देते हैं, कोई लॉ ही नहीं है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट की जा सकती है या नहीं की जा सकती। कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जैसे पावर टेलीकॉम, कहीं ऐसे देश में मत चले जाना जहाँ पे पावर नहीं है, टेलीकॉम नहीं है। या फिर टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, जैसे कि इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहाँ पे होते हैं या नहीं होते हैं। टेक्नोलॉजी का रेगुलेशन कैसे है, जैसे इंडिया में आप लोगों ने सुना हो तो टेक्नोलॉजी रेगुलेशन कैसा है, स्ट्रिक्ट। जैसे 2 साल पहले ट्विटर को चमका दिया था हम लोगों ने कि भाई इंडिया में बिजनेस करना है तो आपको अपना सर्वर इंडिया में ही रखना पड़ेगा, मेन सर्वर आप इंडिया से बाहर नहीं ले जा सकते। तो ये सारी बातें टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट के अंदर आती है। देखो भाई ध्यान रखना, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एक क्वेश्चन आपको या तो ज्योग्राफिकल या इकोनॉमिकल आ सकता है, या हो सकता है पूरा का पूरा पूछ ले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो ये हमने पढ़ा कि क्या क्या इश्यूज आते हैं जब आपको बिजनेस
सेटअप करना हो इंडिया के बाहर, जब आप बिजनेस लोकेशन चूज करेंगे इंडिया के बाहर, तो क्या क्या इश्यूज आते हैं ये हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक, अब एक टॉपिक था कि कब आप ओवरसीज जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कब आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। एक्चुअली में ऐसे टोटल 3 केसेस हैं जहां पे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है अगर आप इंडिया से बाहर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब। कौन कौन से? पहला, अगर आपका अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं तो ऐसे केस में आपको बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कि आपको इंडिया के बाहर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है जिसने HDFC बैंक से 10 करोड़ रुपए का लोन लिया और वो 10 करोड़ रुपए का लोन अब पे नहीं कर रही है, मतलब वो अकाउंट कैसा हो गया है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना प्रिंसिपल। तो भाई जब तुम इंडिया में लिया हुआ लोन रीपे नहीं कर पा रहे हो तो हम ऐसे में आपको कैसे अलाउ कर दे कि आप इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट करो? इंडिया वाला पैसा तो चुकता कर दो पहले, उसके बाद बाहर के बिजनेस की बात करना। तो अगर आप इंडिया में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं तो पहले बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के आइए, उसके बाद हम आपको अलाउ करेंगे कि आप इंडिया के बाहर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करें। सेकंड, आपको बैंक से ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा अगर आपको क्लासिफाई किया है बैंक ने विलफुल डिफॉल्टर। अगर बैंक ने आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है तो ऐसे केसेस में आपको बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले करके आना मैंडेटरी है। ठीक। थर्ड, आपको रेगुलेटर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के आना पड़ेगा अगर आप अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मान लीजिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके अंदर जो अथॉरिटी है दैट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन आपके ऊपर चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। तो ऐसे केस में अगर आप इन्वेस्टिगेशन के अंदर हैं तो आपको रेगुलेटर के पास से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के आना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोई भी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे टोटल 3 केसेस हैं जहां पे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कोई भी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करने से पहले। बैंक से लेकर के आना है अगर आप नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, बैंक से लेकर के आना है अगर बैंक ने आपको विलफुल डिफॉल्टर बोला है तो, और रेगुलेटर से लेकर के आना पड़ेगा अगर आप अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं तो। ठीक। इसके अलावा फिर एक और टॉपिक था कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की रिपोर्टिंग किसको करनी है और कब करनी है। तो सर किसको करनी है ये तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि फेमा नाम का जो एक्ट है, फेमा नाम का जो एक्ट है वो फॉरेन एक्सचेंज को गवर्न करता है, उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर दिया है सेक्शन नंबर 6 के अंदर। तो किसको रिपोर्टिंग करनी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। रिपोर्टिंग कब करनी है ये अब हम देख लेते हैं। अगर आपने कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट किया तो उसको रिपोर्ट करना है आपको एट टाइम ऑफ आउटवर्ड रेमिटेंस। जिस समय पे आपने फाइनेंशियल कमिटमेंट की उसी समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आपको बताना है। फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या होती है ये भूलना नहीं हमें। फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब ODI, मतलब नॉन फंड कमिटमेंट, मतलब स्टेप डाउन सब्सिडरी, मतलब डेट इन्वेस्टमेंट। ये 4 चीजें हम लोगों ने देखी थी फाइनेंशियल कमिटमेंट के अंदर आती है। तो ये 4 चीजें अगर आप कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट हो जानी चाहिए एट द टाइम ऑफ आउटवर्ड रेमिटेंस। सर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में एक तो आता है फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा आता है OPI। फाइनेंशियल कमिटमेंट का आपने बोल दिया एट द टाइम ऑफ आउटवर्ड रेमिटेंस। OPI कब रिपोर्ट करनी है? तो OPI ट्रांसफर शुड बी रिपोर्टेड विद इन 60 डेज। जिस दिन आपने ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया उसके 60 डेज के अंदर अंदर आपको क्या है? डिटेल ट्रांसफर करनी है, डिटेल देनी है किसको? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। फाइनेंशियल कमिटमेंट एट द टाइम ऑफ आउटवर्ड रेमिटेंस, OPI ट्रांसफर विद इन 60 डेज। अगर आपने कोई डिस इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको रिपोर्ट करना है विद इन 30 डेज। जैसे कि इन्वेस्टमेंट किया, अब उस इन्वेस्टमेंट को आपने वापस से कॉल बैक कर लिया, वो इन्वेस्टमेंट वापस से बाहर से निकाल लिया, वापस से आप पैसा इंडिया में लेकर के आ रहे हैं, डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो डिस इन्वेस्टमेंट अगर आपने कोई किया है तो वो भी 30 डेज के अंदर अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आपको रिपोर्ट करना है। और अगर आपने कोई ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग करी है, पहले एक एंटिटी में था फिर दूसरे एंटिटी में कर दिया, पहले OPI था अब ODI हो गया, किसी भी तरह की रीस्ट्रक्चरिंग अगर आपने की है तो रीस्ट्रक्चरिंग आपको 30 डेज के अंदर अंदर रिपोर्ट करनी है। और 5वां, एक एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको हर 31 दिसंबर का
दिसंबर के पहले पहले आरबीआई को सबमिट करनी है एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। मतलब जो जो आपने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट किए हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो लॉस मेकिंग है, वो प्रॉफिट मेकिंग है, वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, सभी की डिटेल आप आरबीआई को देंगे 31 दिसंबर के पहले पहले। ठीक, हर फॉरेन एंटिटी के लिए अलग अलग वो दी जाती है। तो ये हमारा टॉपिक कौन सा खत्म हुआ। फिर एक बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है कि गवर्नमेंट कैसे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करती है। बिल्कुल बेसिक सा है, आप इसको एक बार कॉपी में से पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल फालतू फालतू सी छोटी छोटी बातें इसमें दी हुई है। तो ये हमने क्या खत्म किया, ये हमने किया चैप्टर नंबर 11 सेटिंग अप बिजनेस एंड इश्यूज रिलेटिंग देयर टू का पार्ट 1, जिसके अंदर हमने बात करी कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, उसे कौन गवर्न करता है, कब परमिशन लेनी पड़ती है, कब परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, कौन से ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड है, कौन से परमिटेड है, कैसे उनकी रिपोर्टिंग की जाती है, कब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है, स्ट्रेटेजिक सेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या क्या इश्यूज इंडिया में, क्या क्या इश्यूज इंडियन एंटिटी को बाहर बिजनेस सेटअप करने में आते हैं। अब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, और वो सेकंड पार्ट क्या है कि उन्होंने कुछ कंट्रीज हमें बताई है, उन कंट्रीज में अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो वहां पे क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। हियर कम्स पार्ट बी ऑफ द चैप्टर विच फोकसेस ऑन सेटिंग अप बिजनेस इन अदर कंट्रीज। अब कुछ कंट्रीज इन्होंने बताई है, उन कंट्रीज में अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए क्या क्या आप लोगों को करना पड़ेगा। तो पहली कंट्री जो उन्हें पसंद आई वो थी न्यूजीलैंड। मान लो आपकी इच्छा हुई कि वेलिंगटन में जाकर के कंपनी बनानी है। वेलिंगटन जो न्यूजीलैंड का एक शहर है, आपने सोचा कि वहां पर जाके मैं क्या करूंगा, अपना बिजनेस सेटअप करूंगा। तो अगर आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं न्यूजीलैंड में तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली स्टेप है कि आप वहां जाके एक कंपनी को रजिस्टर करें। रजिस्टरिंग अ कंपनी, रिजर्व द नेम यूजिंग रियलमी लॉगिन वाया न्यूजीलैंड कंपनी ऑफिस। जैसे हमारे यहाँ प्रोसीजर है बिजनेस सेटअप करने का, वैसा ही प्रोसीजर दूसरे देशों में भी है। मान लीजिए आप ये छोड़िए न्यूजीलैंड अमेरिका छोड़िए, आप यही मानिए पहले कि पहले इंडिया में बिजनेस सेटअप करना है आपको, तो आप क्या करते हैं सर, सबसे पहले बिजनेस स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, फिर वो बिजनेस एंटिटी को फॉर्म करते हैं, फिर अलग अलग जो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेने होते हैं वो लेते हैं। तो यहाँ पे भी सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले कंपनी बनाओ। कंपनी बनाने में क्या प्रोसीजर होता है, सबसे पहले कंपनी के नेम को रिजर्व किया जाता है यूजिंग रियलमी लॉगिन। सर ये रियलमी लॉगिन क्या है, अरे भाई जैसे हमारे यहाँ स्पाइस प्लस है, याद आ रहा है एक स्पाइस प्लस फॉर्म पढ़ा था चैप्टर 2 में, जैसे हमारे यहाँ स्पाइस प्लस है वैसे ही वहां पे क्या है, रियलमी लॉगिन वाया न्यूजीलैंड कंपनी ऑफिस। ये वहां की अथॉरिटी है, जैसे हमारे यहाँ की अथॉरिटी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वैसे ही वहां की ऑफिस, वहां की कौन सी अथॉरिटी है, न्यूजीलैंड कंपनी ऑफिस। तो आप सबसे पहले कंपनी नेम के लिए अप्लाई करेंगे न्यूजीलैंड कंपनी ऑफिस के पास, फिर जो नेम है वो रिजर्व कर दिया जाएगा 20 दिनों के लिए। हमारे यहाँ भी 20 दिनों के लिए नेम रिजर्व हो जाता है। अगर आपको कंपनी बनानी है तो कम से कम एक शेयर होना चाहिए कंपनी का, उस कंपनी में एक शेयर होल्डर मिनिमम होना चाहिए, और उस कंपनी में मिनिमम एक डायरेक्टर भी होना चाहिए। बराबर है सर। उसके बाद एक बार ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाएंगे तो आपने, मतलब ये नेम रिजर्व हुआ, आपने बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट करें, तो एक बार जैसे ही सब चीजें प्रोसेस हो जाएगी आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ईमेल के द्वारा आपके ईमेल पर आ जाएगा कि आपकी कंपनी बन गई है। टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं न्यूजीलैंड में बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए क्या करें। तो सर सबसे पहले तो उसके लिए हमने बात कर ली क्या, कि कंपनी बना लो। कंपनी बनाना है तो नेम अप्लाई कर दो, नेम 20 डेज के लिए रिजर्व कर लिया जाएगा, एक शेयर होना चाहिए, एक शेयर होल्डर होना चाहिए, एक डायरेक्टर होना चाहिए। जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा। तो बिजनेस सेटअप करने में सबसे पहले कंपनी बनानी थी, बना ली। सेकंड नंबर पे आता है इनकम रेवेन्यू एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सेकेंड नंबर पे आता है इनकम रेवेन्यू एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन। एक बार कंपनी बन गई फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अप्लाई करो, वहां के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, इनकम रेवेन्यू डिपार्टमेंट। उसके पास जाके आईआरडी नंबर, दैट इज इनकम रेवेन्यू डिपार्टमेंट नंबर, जो हमारे यहाँ पेन नंबर होता है वैसे ही उनके यहाँ क्या होता है, आईआरडी नंबर के लिए अप्लाई कर दो। और अप्लाई कर दो फिर जीएसटी के लिए, अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके ऊपर अप्लीकेबल होता है तो। ठीक, जैसे ही आप ये सारा काम कर दोगे आपको एक न्यूजीलैंड बिजनेस नंबर, एक यूनिक बिजनेस नंबर जो है वो असाइन हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर सिन नंबर इशू होता है, वैसे ही न्यूजीलैंड में एक न्यूजीलैंड बिजनेस नंबर जो है वो असाइन कर दिया जाता है। चौथे नंबर पे अगर आपके पास कोई ट्रेडमार्क है तो उस ट्रेडमार्क को आईपीओ ऑफिस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस न्यूजीलैंड में जाके क्या करवा लीजिए, रजिस्टर करवा लीजिए। तो ऐसे करके आप आपका बिजनेस कहां सेटअप कर सकते हैं, ऐसे करके सर हम हमारा बिजनेस सेटअप कर पाएंगे न्यूजीलैंड के अंदर।
दूसरी कंट्री जो उन्हें पसंद आई उसका नाम क्या है, सिंगापुर। अगर आपको सिंगापुर में बिजनेस सेटअप करना है तो कैसे कर सकते हैं सर? सबसे पहले एक कंपनी को रजिस्टर करिए, सेम टू सेम। अरे बिजनेस सेटअप करने का मतलब क्या होता है, कंपनी बनाई, इनकम टैक्स के पास गए, जीएसटी के पास गए, कोई दूसरा लाइसेंस था उसके लाइसेंस के पास गए, यही सब काम करते हैं। तो न्यूजीलैंड में देखा, आप कहां देख रहे हैं, सिंगापुर। सिंगापुर में क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले कंपनी रजिस्टर करो, नेम रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करो टू अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, दैट इज ACRA। जैसे हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड कंपनी ऑफिस है, वैसे ही सिंगापुर में क्या है, ACRA, अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसके पास जाके नेम एप्लीकेशन करी, एक फॉर्म भरा, फॉर्म का नाम क्या था, बिज फाइल प्लस, जैसे हमारे यहाँ स्पाइस प्लस फॉर्म होता है वैसा। नेम एप्लीकेशन करते वक्त 15 सिंगापुर डॉलर की फीस पे करनी पड़ेगी। जैसे ही नेम अप्रूव हो जाएगा, नेम 120 डेज के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। जैसे ही नेम रिजर्व हो जाए, आप बचे हुए डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करो, 300 सिंगापुर डॉलर की फीस पे करो और आपकी कंपनी अगले ही 15 मिनट के अंदर अंदर बन के तैयार हो जाएगी। ठीक, टॉपिक है सिंगापुर में क्या कर रहे हैं, बिजनेस सेटअप। कंपनी रजिस्टर करो, नेम एप्लीकेशन करो, $15 पे करो, नेम अप्रूव होगा, 120 दिन के लिए रिजर्व हो जाएगा, नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करो, $300 की फीस पे करो और आपकी कंपनी 15 मिनट में बन करके क्या हो जाएगी, तैयार। सेकेंड आया, कितने तरह की कंपनी होती है सिंगापुर में? तो जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनी होती है, वैसे ही सिंगापुर में भी कंपनी होती है। एग्जम्प्ट प्राइवेट हो गई, प्राइवेट कंपनी बाय शेयर हो गई, पब्लिक कंपनी बाय शेयर, पब्लिक बाय गारंटी, अनलिमिटेड प्राइवेट, अनलिमिटेड एग्जम्प्ट, अनलिमिटेड पब्लिक। एग्जम्प्ट का मतलब क्या होता है? आप सोच रहे होंगे कि एग्जम्प्ट प्राइवेट कंपनी मतलब क्या? तो जैसे हमारे यहाँ स्मॉल कंपनी होती है ना, जैसे हमारे यहाँ स्मॉल कंपनी होती है जिसके ऊपर थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस कम होते हैं, उसी तरह की कंपनी बनाई जाती है कहाँ पे, सिंगापुर के अंदर, जिसे क्या बोलते हैं, एग्जम्प्ट प्राइवेट कंपनी। ठीक, सिंगापुर में बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, सबसे पहले हमने कंपनी बना ली, दूसरा हमने पढ़ लिया कितने तरह की कंपनी वहां पर होती है, तीसरा और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या, एम्प्लॉय कंपनसेशन इंश्योरेंस। देखो अब जितने भी रजिस्ट्रेशन हम पढ़ेंगे, जितने भी देशों में कंपनी की बात करेंगे, वहां सभी जगह आप एक चीज पाएंगे, क्या कि एम्प्लॉयर जो होता है उसे एम्प्लॉय का इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी होता है। आपने अपनी कंपनी बना ली, इनकम टैक्स जीएसटी के पास रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उसके बाद आप आपके एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय कंपनसेशन इंश्योरेंस। वहां पे एक एक्ट है जिसका नाम क्या है, अंडर वर्क इंजरी कंपनसेशन एक्ट। एक्ट का नाम है वर्क इंजरी कंपनसेशन एक्ट। उस एक्ट के अंदर एवरी एम्प्लॉयर मस्ट इंश्योर एम्प्लॉय अगेंस्ट वर्क प्लेस इंजरी। अपने हर एम्प्लॉय का इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है, ऐसा वर्क इंश्योरेंस, वर्क इंजरी कंपनसेशन एक्ट वहां का बोलता है कि हर एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, वर्क प्लेस पे कोई इंजरी हो जाए उसके लिए। इंश्योरेंस कैन बी परचेज्ड थ्रू NTUC डायरेक्टली, एक जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां पे, उससे भी आप इंश्योरेंस डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तीसरा, इंश्योरेंस मैंडेटरी अनलेस वेव्ड बाय मिनिस्टर, जब तक मिनिस्टर वेव ना कर दे तब तक इंश्योरेंस मैंडेटरी है। इसका मतलब क्या कि सभी को इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है अनलेस आपको एग्जम्प्ट कर दिया जाए। अगर एग्जम्प्ट कर दिया तो बात अलग है, अदरवाइज इंश्योरेंस लेना आपके लिए क्या है, मैंडेटरी माना जाएगा। चौथा, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सिंगापुर में अगर आपका टर्नओवर $1 मिलियन को एक्सीड कर जाए तो। अगर $1 मिलियन सिंगापुर डॉलर को आपका टर्नओवर एक्सीड हो रहा है तो ऐसे केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा। ठीक, अभी हमने देखा न्यूजीलैंड, फिर हमने देखा सिंगापुर, अब हम देख रहे हैं हांगकांग। आपको हांगकांग में अगर बिजनेस सेटअप करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला, रजिस्टर कंपनी, एक कंपनी को रजिस्टर करिए, मतलब वापस से कंपनी बनाइए। अप्लाई फॉर नेम रिजर्वेशन टू कंपनीज रजिस्ट्री, वंस नेम इज अप्रूव्ड सबमिट द इनकॉर्पोरेशन फॉर्म। एक बार नाम अप्रूव हो जाए तो NNC1 नाम का एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म फाइल कर दो। जैसे हमारे यहाँ स्पाइस प्लस का पार्ट बी होता है, वैसा ही NNC1 फॉर्म फाइल कर दो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फाइल कर दो और कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है उसकी डिटेल दे दो।
आप डॉक्यूमेंट ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप पेपर सबमिशन मतलब ऑफलाइन सबमिशन करेंगे तो कंपनी बनने में हो सकता है 4 दिन लग जाए, पर अगर आप ऑनलाइन दैट इज ई रजिस्ट्री जिसको ऑनलाइन बोलते हैं वैसे फाइल करेंगे तो आपकी कंपनी एक ही दिन में बन करके तैयार हो जाएगी। कंपनी बना ली। सेकेंड नंबर पे हांगकांग में भी क्या बोला कि एवरी एम्प्लॉयर हैज टू ऑब्टेन कंपनसेशन इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉय, मतलब हर एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय का कंपनसेशन लेना मैंडेटरी है। एवरी एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड कंपनसेशन इंश्योरेंस टू कवर लाइबिलिटी फॉर एम्प्लॉय इंजरी और फेटिलिटी। एम्प्लॉय की मौत हो जाए या एम्प्लॉय को कोई इंजरी हो जाए, उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, फाइनेंशियल लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए every employer has to obtain workplace insurance of every employee। ठीक। employers must enroll employee in mandatory provident fund scheme and make contribution। जो एम्प्लॉयर हैं उन्हें हर एम्प्लॉय को मैंडेटरी प्रोविडेंट फंड में भी इनरोल करना होगा। हमारे यहाँ पर भी हमने ईपीएफ दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 12 के अंदर पढ़ा था कि जब भी आप सैलरी का पेमेंट करेंगे, मान लीजिए 10,000 की सैलरी है तो उसमें से 1,000 का पीएफ डिडक्ट कर दो, बचा हुआ 9,000 एम्प्लॉय को दे दो और जो 1,000 है ये सरकार के पास पीएफ में जमा करवा दो। वैसे ही हांगकांग में भी क्या बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयर को अपने सभी एम्प्लॉय को मैंडेटरी प्रोविडेंट फंड की स्कीम में एनरोल करना पड़ेगा और फिर उसमें कंट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा। एनरोलमेंट कैन बी डन वाया प्राइवेट इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस आपको लेना है वो आप प्राइवेट इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, और अगर कोई गवर्नमेंट की इंटरमीडियरीज हैं तो उनसे भी आप ले सकते हैं। ये प्रोसेस जो है वो पूरी ऑनलाइन भी की जा सकती है। अभी हमने पढ़ी न्यूजीलैंड, फिर हमने पढ़ी सिंगापुर, फिर हमने पढ़ी हांगकांग, अब हम पढ़ रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी कि अगर आपको न्यूयॉर्क दैट इज यूएसए अमेरिका के अंदर बिजनेस सेटअप करना है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला कंपनी को रजिस्टर करो। देखो आप सब में प्रोसीजर क्या है, सेम। सबसे पहले कंपनी को रजिस्टर करो, न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट के पास जाकर के नेम रिजर्वेशन की एप्लीकेशन फाइल करो, $20 की फीस पे करो, नेम रिजर्व हो जाएगा 60 दिनों के लिए। एक बार नाम रिजर्व हो गया, कंपनी के बचे हुए डॉक्यूमेंट दैट इज आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाइल कर दो डिपार्टमेंट के पास। आप जब प्रोसेस कर देंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे तो 7 दिनों के अंदर अंदर आपकी कंपनी बन जाएगी। पर मान लीजिए आपको तो जल्दी है, आपको 7 दिन से पहले कंपनी चाहिए फॉर एक्सपीडियंट प्रोसेसिंग, मतलब आपके पास समय नहीं है, आपको कंपनी जल्दी बनानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे में आपकी कंपनी भी बन सकती है। अगर आप $150 की फीस पे कर दोगे तो, आपको सेम डे में चाहिए तो $75 की फीस पे कर दो, 24 आवर्स के अंदर अंदर चाहिए तो $25 की फीस पे कर दो, और आपके पास समय है तो कोई दिक्कत नहीं, 7 दिनों में तो आपकी कंपनी फ्री में जो नॉमिनल फीस है उसके साथ में बनी जाएगी। तो न्यूयॉर्क में बिजनेस सेटअप करना है, सबसे पहले तो कंपनी बनानी थी, बना दी। सेकंड, अप्लाई फॉर फेडरल एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सर इसका मतलब क्या, कुछ नहीं, डराने के लिए बोल रहे हैं। जैसे इंडिया में पैन नंबर होता है वैसे ही वहां पे क्या होता है, फेडरल एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आपको ऑब्टेन करना है। जस्ट लाइक द पैन एंड पीएफ नंबर, जैसे पैन और पीएफ दो अलग अलग होते हैं हमारे यहाँ, वहां पे उन्होंने उन दोनों को मिक्स करके एक फेडरल एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर बना दिया। तो अप्लाई टू यूएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, वहां का डिपार्टमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, उसके पास अप्लाई करो और उनसे फेडरल आइडेंटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट नंबर, फेडरल एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो ऑब्टेन कर लीजिए। एक बार वो आ गया, फिर चेक कर लो स्टेट सेल्स टैक्स। अगर आप टैक्सेबल गुड्स बेच रहे हैं तो जैसे हमारे यहाँ गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है वैसे ही वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट सेल्स टैक्स के पास जाकर के अप्लाई करना पड़ेगा कि आप हमें जीएसटी नंबर दे दीजिए। रजिस्टर एज अ सेल्स टैक्स वेंडर इफ सेलिंग टैक्सेबल गुड्स और सर्विस। अगर आप टैक्सेबल गुड्स या सर्विस बेच रहे हैं, मतलब ऐसी चीज बेच रहे हैं जिसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है, तो आपको सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट के पास जाकर के एप्लीकेशन फाइल करिए, DTF 17 नाम का एक फॉर्म फाइल करिए, और जिस दिन आप बिजनेस सेटअप करें उसके 20 डेज पहले पहले ये सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा।
फोर्थ, वापस से इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या न्यूयॉर्क में भी ऐसा रूल है कि एवरी एम्प्लॉयर हैज टू ऑब्टेन इंश्योरेंस ऑफ एवरी एम्प्लॉय। क्या लिखा है? वर्कर्स कंपनसेशन एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, वर्कर्स कंपनसेशन एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। न्यूयॉर्क एम्प्लॉयर्स must obtain and maintain workers compensation insurance and disability insurance for its employees। न्यूयॉर्क के सभी एम्प्लॉयर्स को ऑप्टेन करना पड़ेगा और मेंटेन करना पड़ेगा वर्कर के कंपनसेशन इंश्योरेंस को और उनके डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के। या तो आप परचेज कर सकते हैं वर्कर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इट्स एम्प्लॉय बाय परचेसिंग वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस पॉलिसी। आपको एक वर्कर का कंपनसेशन इंश्योरेंस पॉलिसी लेना पड़ेगा, हर एम्प्लॉयर को मैंडेटरी है। कंपनी मस्ट गिव इट्स फेडरल एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो फेडरल एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपने ऑब्टेन किया था अभी यहां पे, जब आप वर्कर का इंश्योरेंस लें तो ये वाला नंबर भी इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। थर्ड, इंश्योरेंस कैन बी परचेज फ्रॉम एन ऑथोराइज्ड प्राइवेट इंश्योरेंस और न्यूयॉर्क स्टेट इंश्योरेंस फंड, मतलब गवर्नमेंट से भी आप इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं या किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से भी इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। फिर आया पांचवी कंट्री, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। अभी तक कितनी पड़ी सर? सबसे पहले न्यूजीलैंड, फिर देखी सिंगापुर, फिर देखी हांगकांग, फिर देखी न्यूयॉर्क सिटी, और अब कौन सा पढ़ रहे हैं सर? अब पढ़ रहे हैं यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड के अंदर बिजनेस सेटअप करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला, रजिस्टर अ कंपनी, सेम प्रोसीजर, एक एप्लीकेशन सबमिट करिए, IN01 नाम का फॉर्म है, उसमें एक एप्लीकेशन सबमिट करिए नेम रिजर्वेशन के लिए। नेम रिजर्व हो जाए उसके बाद बची हुई इंफॉर्मेशन सबमिट कर दो, जैसे कि आप वहां के कंपनी एक्ट का कंप्लायंस कर रहे हो, कंपनी की कैपिटल कितनी है, फर्स्ट ऑफिसर मतलब कंपनी में डायरेक्टर कौन होंगे, शेयर होल्डर कौन होंगे, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, ये सब चीजें आप कंपनी में सबमिट कर दो। जब ये सारी चीजें सबमिट हो जाएगी तो आपका नेम, आपकी जो कंपनी है वो बन करके आ जाएगी। ये सारे प्रोसीजर आप खुद से भी कर सकते हैं और किसी थर्ड पार्टी एजेंट के थ्रू भी अपनी कंपनी बनवा सकते हैं। एक बार कंपनी बन गई उसके बाद वहां पे एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम क्या है? पे। नाम क्या है? पे। और पे का फुल फॉर्म भी क्या है? पे एज यू अर्न। जैसे जैसे कमाते जाओगे वैसे वैसे पे करते जाओगे, ये इसका ट्रांसलेशन निकल के आता है। आपने बिजनेस सेटअप करना है कहां पे? यूनाइटेड किंगडम में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले कंपनी बना ली, उसके बाद पे पर जाकर के क्या करेंगे? पे नाम का जो डिपार्टमेंट है उनके पास जाके रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। जैसे कि इंडिया में पैन नंबर होता है वैसा ही आप मान लीजिए वहां पे क्या होता है? पे एज यू अर्न। तो आप वहां पे एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम क्या है? HMRC डिपार्टमेंट, या इसे बोल दीजिए एक अथॉरिटी है। एक अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के पास जाके आपको क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन। HMRC का फुल फॉर्म क्या होता है? हीज मजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम। वहां का जो डिपार्टमेंट है उसके पास जाके अप्लाई करिए। रजिस्टर फॉर पे टू डिडक्ट टैक्सेस फ्रॉम एम्प्लॉय वेजेस। जो एम्प्लॉय के वेजेस हैं उसमें से टैक्स डिडक्ट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अरे भाई, जैसे TDS नंबर था हमारे यहाँ, TDS नंबर आप क्यों लेते हैं? जब आपको TDS डिडक्ट करना होता है। मान लीजिए एक एम्प्लॉय की सैलरी है 1.5 लाख रुपए, गवर्नमेंट ने बोला इसकी सैलरी में से 25,000 रुपए हर महीने काट के हमको जमा कर दिया करो और बची हुई सैलरी ही इस एम्प्लॉय को ट्रांसफर किया करो। तो ये जो 25,000 आपने काटे हैं, यही काम अगर आप यूके में करते तो ये आप क्या हो जाते? पे एज यू अर्न की जो वेबसाइट है उसके पास आपको क्या करना पड़ता? एक बार जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता, उसके बाद आपका काम होता। फोर्थ, ये जो एम्प्लॉयर हैं, एवरी एम्प्लॉयर मस्ट रिपोर्ट पे एवरी टाइम एम्प्लॉइज आर पेड। जब भी आप एम्प्लॉइज को पेमेंट करते हैं तो हर बार आपको इस डिपार्टमेंट को नोटिफाई करना पड़ता है। पे की रिपोर्टिंग है वो जो रियल टाइम बेसिस पे की जाती है, जैसे ही पेमेंट हुआ वैसे ही आपने डिपार्टमेंट को बता दिया। जैसे हमारे यहाँ होता है, जैसे ही एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है वैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दिया जाता है कि भैया हमने इसको इतनी सैलरी दे चुके हैं और इसमें से इतना टैक्स हमने काट लिया है। सबसे पहले कंपनी बना ली, सेकेंड नंबर पे पर रजिस्टर करवा लिया, थर्ड नंबर पे वेट।
वेट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे हमारे यहाँ जीएसटी होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वैसे ही यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है, वेट। पहले हमारे यहाँ भी वेट हुआ करता था 2017 के पहले। 2017 में हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेकर के आ गए। ठीक। रजिस्टर फॉर वेट वैल्यू एडेड टैक्स के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अगर आपका टैक्सेबल टर्नओवर 85,000 जीबीपी को क्रॉस कर जाए तो। सर जीबीपी का मतलब क्या है? जैसे हमारे यहाँ रुपीस है, करेंसी है, वैसे ही यूनाइटेड किंगडम की करेंसी क्या है, जीबीपी, दैट इज ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। उसका अगर 85,000 जीबीपी को आप एक्सीड कर जाते हैं तो ऐसे में वैल्यू एडेड टैक्स के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बिजनेसेस में ऑल्सो वॉलेंट्री रजिस्टर फॉर दिस। आपकी खुद की इच्छा हो, बिना ये रजिस्ट्रेशन की लिमिट को क्रॉस किए हुए, तो भी आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। फोर्थ, एम्प्लॉयर इंश्योरेंस। वापस से घिसी पीटी सेम बात। क्या बोल रहे हैं? यूनाइटेड किंगडम में भी एवरी एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय के लिए इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है एज पर एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी एक्ट 1969। वहां पे भी एक एक्ट है जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी एक्ट 1969। सभी एम्प्लॉयर को इंश्योरेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा अपने सभी एम्प्लॉयज का। मिनिमम कवर आपको कितने का लेना है, 50 लाख जीबीपी का। 50 लाख जीबीपी का मिनिमम कवर लेना है। अगर नहीं ले पाए तो 2500 जीबीपी की पर डे पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। इंश्योरेंस आपने ऑब्टेन कर लिया है, इसका प्रूफ आपको आपकी दुकान के आगे, आपकी कंपनी, आपके वर्क प्लेस के ऊपर डिस्प्ले करना पड़ेगा कि हाँ भाई हमने हमारे सभी एम्प्लॉय का इंश्योरेंस ले लिया है, उसमें कोई कमी हम लोगों ने नहीं रखी है। फिर आया कनाडा। अगर कनाडा में बिजनेस सेटअप करना है तो क्या, बिल्कुल आसान है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोसीजर है वो काफी इजी दिया हुआ है हमें, एक बार देख लेते हैं। कनाडा में क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले आप ये प्लान कर लो कि भाई बिजनेस सेटअप करना है, इतनी बेसिक बात लिखी हुई है। रेडीनेस चेक कर लो, बिजनेस स्ट्रक्चर देख लो, कंपनी बनाओगे, एलएलपी बनाओगे, मार्केट की रिसर्च कर लो एक बार, उसके बाद ही बिजनेस सेटअप करना। सेकेंड, एक बिजनेस का अच्छा सा नाम देख लीजिए। थर्ड, बिजनेस को गवर्नमेंट के पास जाकर के रजिस्टर करवा लीजिए और जितने भी परमिट लग रहे हो वो परमिट के लिए एप्लीकेशन कर दीजिए। फिर आया ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला एक ऑस्ट्रेलिया बिजनेस नंबर मिलता है, वो ऑस्ट्रेलिया बिजनेस नंबर आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा उनके टैक्सेशन ऑफिस के पास जाकर के। सेकंड, एक बिजनेस नेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिजनेस नेम से बिजनेस को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। कितनी बेसिक बात लिखी है। थर्ड, टैक्स का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको। चौथा, जो लाइसेंस या परमिट आपको अप्लीकेबल है वो लाइसेंस या परमिट के लिए अप्लाई कर दो। फिफ्थ, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा लो और अगर कोई ट्रेडमार्क हो तो उस ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दो। और इसी के साथ हम लोगों का ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, ये भी खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 11 का नाम क्या था सर? चैप्टर नंबर 11 का नाम है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इश्यूज रिलेटिंग देयर टू। इसके अंदर कितनी बातें पढ़ी, फटाफट से मुझे 1 मिनट के अंदर बता दो। बोलो भाई बोलो। सर इसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा कि अगर इंडिया के बाहर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, किससे परमिशन लेनी पड़ती है। तो हमने बोला सर इसको गवर्न करता है फेमा। फेमा 1999, जिसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर दी सेक्शन नंबर 6 के अंदर। जब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास गए तो उसने बोला कि मैंने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स बनाए हैं अगस्त 2022 में। तो हमने बोला कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, तो उन्होंने बोला ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का मतलब फाइनेंशियल कमिटमेंट प्लस ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हमने बोला ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, तो इसने बोला कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जब कोई इंडियन एंटिटी किसी फॉरेन एंटिटी के अंदर करती है और सिक्योरिटीज उसकी परचेज करती है, कितनी, लेस देन 10%। लेस देन 10% अगर आप उसके शेयर्स खरीदते हैं तो उसे बोलते हैं ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हमने बोला मान लो 10% या 10% से ज्यादा कर लिया तो क्या, तो उसने बोला तो फिर तुम आ जाना इधर, इसको बोलेंगे ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर जब आप जोड़ दोगे स्टेप डाउन सब्सिडरी का इन्वेस्टमेंट, नॉन फंड कमिटमेंट या फिर डेट इन्वेस्टमेंट, तो ऐसे में उसे बोलते हैं फाइनेंशियल कमिटमेंट। हमने बोला कि ठीक है। आपने बोला कि इंडियन एंटिटी करती है किसमें, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कौन करता है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करती है इंडियन एंटिटी एक फॉरेन एंटिटी के अंदर। तो इंडियन एंटिटी का मतलब क्या, तो हमने बोला इंडियन एंटिटी का मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी एलएलपी, कोई भी पार्टनरशिप फर्म या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट किसी भी इंडियन लॉ में स्टैब्लिश की गई है तो वो। फिर हमने बोला कि क्या
ऐसे भी कोई ट्रांजैक्शन है जो गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट कर रखे हैं, क्या कहीं कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं है? तो हमने बोला हाँ भाई ऐसे 4 ट्रांजैक्शन है। सबसे पहला, हम गैम्बलिंग आपको नहीं करने देंगे। फिर हमने बोला दूसरा, इंडियन रूपी लिंक्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट अगर है तो हम वहां पे आपको प्रोहिबिट करते हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करने का। तीसरा, हमने बोला हम फाइनेंशियल कमिटमेंट आपको नहीं करने देंगे इन मोर देन 2 लेयर ऑफ सब्सिडरी, 2 लेयर ऑफ सब्सिडरी से ज्यादा हम आपको नहीं बनाने देंगे। और चौथा, हमने बोला कि हम आपको रियल स्टेट का इन्वेस्टमेंट भी नहीं करने देंगे, हम आपको रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं करने देंगे। फिर ध्यान रखना कि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रीमाइस या फिर रोड या ब्रिजेस बनाना नहीं होता है। मतलब ये सारे काम करना जो है वो रियल स्टेट नहीं है। जब रियल स्टेट नहीं है मतलब ये प्रोहिबिटेड भी नहीं है। ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है। फिर हमने बोला प्रोहिबिटेड भी कर लिया। इसके बाद हमने पूछा कि क्या बार बार आरबीआई से पूछना पड़ता है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करने से पहले? हमने बोला कि वैसे तो पूछने की जरूरत नहीं है, पर अगर 2 ट्रांजैक्शन है तो पूछ लेना। पहला, आप इन्वेस्टमेंट कहां कर रहे हो, पाकिस्तान के अंदर या फिर किसी रेस्ट्रिक्टेड कंट्री के अंदर, या फिर सेकेंड केस, आपका फाइनेंशियल कमिटमेंट जो है वो $1 बिलियन से ज्यादा हो जाए तब। ठीक। फिर हमने बोला कि देखो ये जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के रूल्स आए थे अगस्त 2022 में, उसमें एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर नाम का कॉन्सेप्ट लाए थे। स्ट्रेटेजिक सेक्टर का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या? तो हमने बोला कि यार देखो होता क्या है, जब भी आपको ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपको ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करने के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। पर नए ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स में स्ट्रेटेजिक सेक्टर में अलाउ किया गया कि आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी का स्ट्रक्चर भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमने बोला स्ट्रेटेजिक सेक्टर का मतलब क्या? तो सबसे पहले तो आ गया एनर्जी, कोई भी कोल हो गया, एनर्जी हो गई, गैस हो गई। ठीक है। फिर हमने बोला दूसरा, नेचुरल रिसोर्सेस जैसे कि रॉक होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इनका काम अगर हो। तीसरा, सबमरीन केबल सिस्टम अगर है तो ऐसे केसेस में भी आपको क्या है, स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। और चौथा, स्टार्टअप अगर है उसे भी स्ट्रेटेजिक सेक्टर माना है। और पांचवा, कोई भी ऐसा सेक्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन कर दे उसे भी स्ट्रेटेजिक सेक्टर बोलेंगे। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में अनलिमिटेड लाइबिलिटी स्ट्रक्चर अलाउ होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन है जो किसी भी दिन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। यहां तक की बात करी। फिर हमने बोला कि सर एक टॉपिक आपने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाया था, वो था कि क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं बिजनेस लोकेशन अगर आपको आउटसाइड इंडिया चूज करनी है तो मैंने बोला 5 बातें थी। सबसे पहले थी ज्योग्राफिकल कंसीडरेशन, लोकेशन देख लेना जहां पे आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं वो लोकेशन कैसी है, वहां पे पोर्ट, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, इनकी सुविधाएं तो है, आपके पास स्किल्ड रिसोर्सेज, वहां पे स्किल्ड एम्प्लॉयज मिल तो जाएंगे। सेकंड मैंने बोला इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी एक बार चेक कर लेना, वहां की इकोनॉमी एक्सपेक्ट कैसी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कैसी है, वीजा अवेलेबिलिटी कैसी है, आरओआई का कंपैरिजन एक बार चेक कर लेना। तीसरे नंबर पे मैंने बोला सोशल एस्पेक्ट भी देख लेना एक बार, वहां पे आपकी ट्रेड बॉडी के साथ रिलेशन कैसे हैं, ट्रेड बॉडी के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं। फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट देख लेना, पॉलिटिकल एस्पेक्ट के अंदर देख लेना नेबरिंग कंट्री के साथ में कंट्री के रिलेशन कैसे हैं, एक्सपाट्रिएट रिलेशनशिप कैसे हैं। ठीक। और 5वें देखा हमने टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी चेक कर लेना कि भाई आप कहीं ऐसी कंट्री में मत चले जाना जो कंट्री आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट ना कर पाए, जिस कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, जहाँ पे इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जगह ही ना हो, ऐसी जगह पे हमें नहीं जाना है। ये बातें करी। फिर इसके बाद इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट पार्ट देखा कि कुछ कंट्रीज के अंदर अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो कैसे कर सकते हैं। कौन कौन सी कंट्री थी? पहली न्यूजीलैंड, दूसरी सिंगापुर, तीसरी हांगकांग, चौथी न्यूयॉर्क, पांचवा हमने एक और कौन सा देखा था? यूके, यूनाइटेड किंगडम। फिर हमने देखा कनाडा, फिर हमने देखा ऑस्ट्रेलिया। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज्यादा डिटेल नहीं दी हुई है, इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी थी। देखो सबको अच्छे से याद कर लो, फिर मैं आपको एक बेसिक रोड में बताता हूं कि सभी के अंदर इन्होंने क्या क्या बोला है। सबसे पहले सभी के अंदर उन्होंने क्या बोला है? कंपनी को रजिस्टर करो, कंपनी रजिस्टर करने के लिए नेम रिजर्वेशन करो, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करो और फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा। दूसरे में वहां के पैन कार्ड और जीएसटी के लिए अप्लाई कर दो। तीसरे में वहां पे एम्प्लॉय का इंश्योरेंस ले लो। यही बात हमने लगभग सभी इन 5 कंट्रीज के अंदर कॉमन पढ़ी थी। ठीक। इसी के साथ हम लोगों का ये वाला जो चैप्टर था
ये वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 11, दैट इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इश्यूज रिलेटिंग देयर टू, वो हम लोगों ने खत्म किया। अब हम क्या करते हैं सर, 1 मिनट लगा के हम लोग इस चैप्टर की क्वेश्चन बैंक को भी डिस्कस कर लें। क्यों ना इस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम एक बार डिस्कस कर लें। तो आइए अब आप मेरे साथ में इस चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक इस चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आ गए हम क्वेश्चन बैंक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, फटाफट से इसको भी पढ़ लेते हैं। चल ये देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस इन ब्रीफ eligibility for referring any entity as Indian entity under the new regime as per the provisions of FEMA 1999। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप किसी भी एंटिटी को इंडियन एंटिटी कब बोल सकते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पढ़ा था, थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इंडियन एंटिटी का मतलब क्या होता है। ये देखो, ये रही, कहां गई कहां गई कहां गई कहां गई कहां गई, इंडियन एंटिटी का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल कमिटमेंट कौन करता है, फाइनेंशियल कमिटमेंट करती है इंडियन एंटिटी। और उसके अंदर अभी हम लोगों ने पढ़ा, इंडियन एंटिटी के अंदर आती है, ये रहा सर। इंडियन एंटिटी के अंदर मतलब, इंडियन एंटिटी मतलब कोई सी भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है, कोई भी एलएलपी एक्ट में बनी हो, कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनरशिप एक्ट में बनी हो, या कोई भी और बॉडी कॉर्पोरेट किसी भी इंडियन लॉ में बना हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंडियन एंटिटी। यही बात इन्होंने भी लिखी है, फॉलोइंग एंटिटी आर क्लासिफाइड एज इंडियन एंटिटी, कंपनी डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट, बॉडी कॉर्पोरेट डिफाइंड अंडर एनी अदर एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अंडर एलएलपी एक्ट, और पार्टनरशिप फॉर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये क्वेश्चन एग्जाम में दिसंबर 2023 में पूछा गया है। अब बोलो इससे इजी क्वेश्चन कोई होता है क्या? नहीं सर, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, PQR लिमिटेड अ लिस्टेड एंटिटी इन टेक्सटाइल सेक्टर। एक PQR लिमिटेड नाम की कंपनी है जो लिस्टेड कंपनी है टेक्सटाइल सेक्टर में। आउट ऑफ टोटल रेवेन्यू 40% रेवेन्यू इज जनरेटेड फ्रॉम एक्सपोर्ट सेल्स टू न्यूयॉर्क सिटी। इस कंपनी की 40% की रेवेन्यू, 40% की सेल्स कहां से आती है, न्यूयॉर्क में एक्सपोर्ट करते हैं वहां से। कंपनी सेल इट्स आइटम इन न्यूयॉर्क थ्रू लोकल डिस्ट्रीब्यूटर अंडर टाई अप। अभी ये क्या करते हैं, एक इनका न्यूयॉर्क में कंपनी के साथ टाई अप है और ये उसे बेच देते हैं और फिर वो कंपनी उस सामान को आगे बेचती है। हाउएवर एज पर द एग्रीमेंट द डिस्ट्रीब्यूटर हैव राइट टू यूज हिज ओन लोगो ऑन द आइटम परचेज फ्रॉम PQR। बोलो भाई, सामान बना कौन रहा, PQR, पर एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि जो यूके, जो अमेरिका की, न्यूयॉर्क की जिस कंपनी के साथ इनका टाई अप है, वो कंपनी अपना खुद का लोगो लगा लेती। मतलब क्या, बेचारे शर्ट ये लोग बना रहे और उस शर्ट के ऊपर लोगो वो न्यूयॉर्क वाली कंपनी बना के बेच रही है। द कंपनी इज प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट सब्सिडी। कंपनी ने बोला कि खत्म करो यार, हम हमारी बिजनेस, हमारी कंपनी सेटअप कर लेते हैं ना वहां पे। क्या हम यहां से भेज रहे, किसी और कंपनी के नाम से सामान बेच रहे हैं, अपन अपनी एक कंपनी कहां बना लेते हैं, न्यूयॉर्क में। द कंपनी इज प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट अ सब्सिडरी कंपनी इन सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, ताकि वो वहां जाके और अच्छे से कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर पाए और अपना प्रोडक्ट अच्छे से बेच पाए। कंपनी इज ऑल्सो प्लानिंग टू सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नियर बाय न्यूयॉर्क सिटी एंड इट्स सब्सिडरी। न्यूयॉर्क की सिटी के पास में जाके क्या करना चाहती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बनाना चाहती है। क्वेश्चन, एज पर द लॉ प्रिवेलिंग इन यूएसए व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। जो वहां पे रिक्वायरमेंट है किस चीज की, वर्कर कंपनसेशन एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, उसके बारे में जानकारी दीजिए। कब आपको वर्कर का कंपनसेशन और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ऑब्टेन करना पड़ता है। ये क्वेश्चन जून 2024 की एग्जाम में हमारे पास आया हुआ है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूयॉर्क के अंदर आपको हर एम्प्लॉयर को मेंटेन करना पड़ता है वर्कर का कंपनसेशन इंश्योरेंस और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। कंपनी को अपना फेडरल एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर सबमिट करना पड़ता है और इंश्योरेंस किसी भी प्राइवेट कैरियर या फिर न्यूयॉर्क स्टेट इंश्योरेंस फंड से ले सकती है। हर फाउंडर को ऑब्टेन और मेंटेन करना पड़ता है वर्कर का कंपनसेशन इंश्योरेंस और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। वर्कर का जो इंश्योरेंस है वो किसी ऑथोराइज प्राइवेट कैरियर से भी ले सकते हैं और न्यूयॉर्क स्टेट इंश्योरेंस फंड से भी ले सकते हैं। जब भी इंश्योरेंस लो तो फेडरल एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक।
फिर आया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एबीसी लिमिटेड इज कंसीडरिंग एक्सपांडिंग इट्स ऑपरेशन इनटू सिंगापुर ड्यू टू द कंट्रीज फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट। एबीसी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो अपना बिजनेस अब कहां सेटअप करना चाहती है, सिंगापुर के अंदर। कंपनी एम्स टू स्टैब्लिश अ सब्सिडरी इन सिंगापुर टू टेप इनटू द रीजन ग्रोइंग मार्केट एंड बेनिफिट फ्रॉम सिंगापुर प्रो बिजनेस पॉलिसीज। बिजनेस की जो पॉलिसी सिंगापुर में है उनका बेनिफिट लेने के लिए वो सिंगापुर में बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। एबीसी लिमिटेड सीक योर एडवाइस ऑन प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इन सिंगापुर। आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ सिंगापुर में उनको बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा। अरे सर हमने अभी तो पढ़ा सिंगापुर में अगर आपको कंपनी बनानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, एक नेम रिजर्वेशन की एप्लीकेशन एसीआरए के पास सबमिट करो, बिज फाइल प्लस फॉर्म सब फाइल करो, $15 की फीस पे करो, एक बार नाम अप्रूव हो जाए तो नाम 120 दिन के लिए रिजर्व हो जाएगा, बचे हुए नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करो, 300 सिंगापुर डॉलर की फीस पे करो और आपकी कंपनी 15 मिनट में बन करके तैयार हो जाएगी। इतने तरह की कंपनी सिंगापुर में होती है, यही बात इन्होंने भी यहाँ पे लिखी है। ये देखो इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, बिज फाइल प्लस फॉर्म फाइल करना पड़ता है, सिंगापुर $15 की फीस पे करनी पड़ती है, नाम जो है वो रिजर्व हो जाता है, 14 दिन भी कंपनी बनने में लग सकते हैं। ठीक, फिर आया क्वेश्चन नंबर 4। What are the technological aspects that should be considered before choosing a business location outside India? दिसंबर 2024 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना है जब आप इंडिया के बाहर बिजनेस लोकेशन चूज करना चाहते हैं तब। ये देखो अभी पढ़ा सर 2 मिनट पहले कि क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। सबसे पहला सेफगार्डिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन बिजनेस लोकेशन, जहां पे आप बिजनेस करना चाहते हैं वहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेफगार्ड होगी या नहीं होगी। सेकंड, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस कंट्री में आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं वहां पे सफिशिएंट पावर, सफिशिएंट टेलीकॉम, सफिशिएंट इंटरनेट अवेलेबल है या नहीं है। टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम कैसा है, वहां पे इनोवेशन, नई नई चीज आती है या नहीं आती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है या नहीं होता है। और वहां का टेक्नोलॉजिकल रेगुलेशन कैसा है, डाटा प्राइवेसी का कैसा है, साइबर सिक्योरिटी के लॉ कैसे हैं, इन सब चीजों को आपको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। इन्हीं को बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। आईपी प्रोटेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम कैसा है, और वहां का लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है। ये सब बातें भी आपको देखनी पड़ती है जब आप बिजनेस लोकेशन चूज करते हैं इंडिया के बाहर। तो ये टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट आपको दिमाग में ध्यान रखने पड़ते हैं। एक और क्वेश्चन है वो भी मैं आपको दिखाता हूं फटाफट से। ये इतने इतने एरिया को पढ़िए एक बार। इस लाइन को पढ़िए, एक केस स्टडी के अंदर कुछ पूछा था। देखो क्या बोल रहा है, वाई गोज ऑन अ बिजनेस ट्रिप टू सिंगापुर एंड मीट्स हिज फ्रेंड जॉन। वाई जो है वो सिंगापुर में गया और वहां पे अपने दोस्त जॉन से मिला। हु इज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी बेस्ड एट सिंगापुर इन द नेम ऑफ JSS रियलटेक PTE लिमिटेड। वो जो जॉन है, वाई का जो दोस्त है जॉन, वो वहां पे एक कंपनी है जिसका नाम है JSS रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर है। JSS Realtek Pte Limited is engaged in the development of township, construction of residential और commercial premise फॉर सेलिंग और लीजिंग। जो कंपनी है, जो जॉन जिस कंपनी में काम करता है, वो कंपनी किस काम में है, डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, टाउनशिप बनाती है, कंस्ट्रक्शन करती है रेसिडेंशियल प्रीमाइस का, कमर्शियल प्रीमाइस का, और रोड और ब्रिजेस बनाती है। जॉन एडवाइसेस वाई, जो उसका दोस्त था जॉन, वो वाई को एडवाइस करता है कि XYZ अप्लायंसेस में इन्वेस्ट इन JSS रियलटेक टू अर्न मोर ऑन प्रॉफिट। वो बोल रहा है कि भाई हमारे अंदर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर दो हमारी कंपनी के अंदर। On return, Y informs X and Z that XYZ Appliance Limited may invest in JSS Realtek PTE Limited. Y जब सिंगापुर से वापस इंडिया आया तो उसने अपने दोनों दोस्त X और Z को बोला कि भाई हमारी कंपनी को JSS Realtek प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उस कंपनी में मेरा दोस्त डायरेक्टर है और वो बोल रहा है कि वहां पे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। ठीक है,
पर जो जेड था, वाई का दोस्त जो इंडिया में रहता है जेड, उसने क्या बोला, जो पार्टनर भी है इसका एक्स का, उसने क्या बोला, जेड इज ऑफ व्यू दैट ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन एंटिटी इंगेज्ड इन रियल स्टेट एक्टिविटी इज प्रोहिबिटेड। अगर रियल स्टेट एक्टिविटी के अंदर कोई फॉरेन एंटिटी इन्वॉल्व है तो वहां पर आप फॉरेन से ओवरसीज इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो आपको भी याद आया कि हाँ भाई, सर ने पढ़ाया था प्रोहिबिटेड इन्वेस्टमेंट होते हैं 4, गैम्बलिंग, इंडियन रूपी लिंक फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल कमिटमेंट इन मोर देन 2 लेयर ऑफ सब्सिडरी और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट। तो सर रियल स्टेट एक्टिविटी में तो इन्वेस्टमेंट प्रोहिबिटेड है, बात तो जेड की सही है, यस। तो आंसर इज, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा था कि ये जो z का व्यू है, ये जो z का व्यू है, ये z का व्यू सही है या नहीं। इज द व्यू ऑफ z रिगार्डिंग ODI बाय XYZ अप्लायंसेस इन JSS इज करेक्ट। तो आंसर इज यस, उसका z का जो व्यू है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप ओवरसीज इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते अगर एंटिटी किस में है, रियल स्टेट में है तो। पर आपको आंसर में क्या लिखना है कि जेड का व्यू तो करेक्ट है, पर आपको यह बात भी ध्यान रखना है कि रियल स्टेट एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड नहीं होता है डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रेमाइसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस। तो जो जॉन वाली कंपनी है JSS रियलटेक, वो तो उस काम में इन्वॉल्व है जो रियल स्टेट के अंदर आती ही नहीं है। इसलिए हम बोलेंगे कि XYZ जो है वो चाहे तो JSS में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो रियल स्टेट एक्टिविटी कर ही नहीं रही है, जो काम वो कर रही है वो रियल स्टेट एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड होती ही नहीं है। ठीक, इसी के साथ हम लोगों ने हमारा जो चैप्टर नंबर 11 था उसको पूरा कंप्लीट किया, दैट इज सेटिंग अप बिजनेस एंड इश्यूज रिलेटिंग देयर टू। साथ ही साथ हमने इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए कि अभी तक यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आए। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए। इसी के साथ आज के इस कथा को यहीं पर देते हैं विराम। मिलूंगा मैं आप लोगों को अगले वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। कुछ भी समस्या आपको रहती है, कोई डाउट आपको इस चैप्टर में आता है, आप कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व कर मुझे क्वेश्चन जो है वो अपना भेज सकते हैं। और मिलते हैं अगले चैप्टर में। टिल देन बाय बाय, और पढ़ते रहिए, एग्जाम्स काफी नजदीक आ रही है।